गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज राजेश शरियर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द रैंकर्स एकेडमी। आज के लेक्चर में अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 3 पार्ट 5 क्लास 12th केमिस्ट्री को डील करेंगे। एक दिन के वीडियो गैप के बाद हम लोग फिर से हाजिर हैं। वो वन डे ड्यू टू सम रीजंस यही था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे स्टूडेंट्स को दैट दे वे आर आस्किंग फॉर सम लाइव क्लासेस सो दैट दे कैन मग अप ऑल देयर डाउट्स। तो डाउट सारे क्लियर करके मैं फिर से आ गया हूँ। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 3 पार्ट 5 में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कंटेंट्स ऑफ दिस लेक्चर: कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से कितना करंट पास करेगा ये अपन पढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन, देखो अपन कंडक्टिविटी मेजर करेंगे, है ना। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये सब कुछ आपको पता है, क्योंकि वो लेक्चर 1 में मैंने ही। अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो आप लेक्चर 1 जा करके अभी तुरंत पॉज करिए वीडियो को, फटाक से लेक्चर 1 में जाइए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का और सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लीजिए। जिसमें आपको रेजिस्टेंस है उसका उल्टा कंडक्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी है उसका उल्टा कंडक्टिविटी होता है, और सेल कांस्टेंट क्या होता है, ये सब के बारे में हमने पढ़ रखा है ना। थर्ड है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी और कोलराश लॉ को बोला गया है इस चैप्टर का फर्स्ट किडनी। हम लोग जानते हैं ना कि टू लिव अलाइव, जिंदा रहने के लिए अपन को कम से कम एक किडनी चाहिए, तो ये पहला किडनी है ना। मतलब अगर ये नहीं पढ़ा तो 2 किडनी में तो एक किडनी फेल हो गया, और अगर जाकर के आपने सेकंड किडनी मतलब फैराडे लॉ नहीं पढ़ा तो पूरा किडनी फेल है ना। मतलब आदमी को जीना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो 2 पिलर है इस चैप्टर का, कोलराश लॉ जो कि मोलर कंडक्टिविटी आपको उससे न्यूमेरिकल आता ही आता है, या अगर उससे नहीं आया न्यूमेरिकल तो आपका एक न्यूमेरिकल बन जाता है फैराडेज लॉ से। एप्लीकेशन ऑफ कोलराश लॉ, और ये बोनस पॉइंट है, ये अगले लेक्चर में देखेंगे क्योंकि ये बहुत बड़े पॉइंट से बहुत बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले आप समझो कि इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या होता है। देखो 2 प्रकार का कंडक्टेंस होता है। एक जो कंडक्टेंस मेटल से होता है, धातु से होता है, उसको अपन मेटालिक कंडक्शन कहते हैं, और जो कंडक्टेंस लिक्विड से होता है यानी इलेक्ट्रोलाइट से होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ आप लोगों को, ये लेक्चर नंबर 1 में बताया गया था। रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रॉपर्टी बाय विच एनी सब्सटेंस रेजिस्ट फ्लो ऑफ करंट, वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा कोई भी सब्सटेंस करंट को रोकता है, प्रतिरोधकता इसे कहते हैं ना। क्लास 10th में भी अपन पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम होता है, और ओम को इस तरीके से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा होता है कंडक्टेंस, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, और रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं तो कंडक्टेंस को G से डिनोट करेंगे, और G का फॉर्मूला क्या होता है? R के जस्ट उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा। अब रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम होता है, तो 1/ओम, ओम को ऊपर ले जाओ तो ओम इनवर्स हो जाएगा, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम इनवर्स, या सीमेन भी कहते हैं इसको, SIEMEN, सीमेन, है ना। डिनोट करते हैं G से। नेक्स्ट आते हैं रेजिस्टिविटी। हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A आता है। तो यहाँ पर जो ये रो है इसी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, दोनों इसका नाम होता है। तो इसको क्या बोलेंगे? अगर इसको अपन को निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, RA इज इक्वल टू रो L हो जाएगा। अपन को रो निकालना है तो RA/L इज इक्वल टू रो हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ में ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस गुना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बटा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होगा? तो अभी आपने देखा कि रो इज इक्वल टू होता है R/A/L। R का मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम, एरिया का मतलब मीटर का स्क्वायर, और लेंथ का मतलब मीटर। 1 मीटर 1 मीटर कट गया तो ओम मीटर इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। किसका? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का। तो बच्चों अगर रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है तो रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होगा? कंडक्टिविटी होगा ना। कंडक्टिविटी को कप्पा से डिनोट करते हैं। कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/रो हो जाएगा। और यहाँ अपन पढ़े कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? G इज इक्वल टू 1/R होता है। तो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, और रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, जिसको कप्पा से डिनोट करते हैं।
इट इज़ डिनोटेड बाई ग्रीक लेटर कप्पा, और ये रिसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का। अभी देखा हमने, तो कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/रो होता है। अब रो का ऐसा यूनिट अभी अपने निकाल रखा है ओम मीटर, इसको ऊपर ले जाओ, तो ओम को अगर ऊपर ले जाओगे तो ओम का पावर -1, और मीटर को ऊपर ले जाओगे तो मीटर का पावर -1, मतलब ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स को हम लोग सीमेन भी बोलते हैं, तो इसको और लिख सकते हैं क्या, सीमेन मीटर इनवर्स, है ना, दो ऐसा यूनिट होता है। ओम इनवर्स को ध्यान रखना कि सीमेन भी कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है, तो सेल कांस्टेंट समझो, हम लोग जब ओम्स लॉ पढ़ रहे थे क्लास 10 में, तो क्या पढ़ रहे थे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। आर इज इक्वल टू फिर L/A तो होता ही होता था, प्रोपोर्शनलिटी की जगह हम लोग क्या डाल देते थे, रो डाल देते थे। आर इज इक्वल टू होता था रो L/A, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A। ये जो L/A है ना, इसी को अपन सेल कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा सेम रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। किसको, L/A को। तो सेल कांस्टेंट क्या है, सेल कांस्टेंट को डिनोट करते हैं G स्टार। G के ऊपर स्टार बना दो, G क्या था, कंडक्टेंस था, लेकिन G के ऊपर स्टार बना दो तो वो सेल कांस्टेंट होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ बटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट इज़ डिनोटेड बाई G स्टार क्वांटिटी, L/A को ही हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है, तो देखो G स्टार को अपन क्या लिख रहे हैं, G स्टार को अपन लिख रहे हैं L/A। L का मतलब क्या है, L का मतलब है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो ऐसा यूनिट मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो ये मीटर ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा, तो इसका ऐसा यूनिट मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर जैक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 3 साल पूछा गया है। CBSE में कभी नहीं पूछा जाता है ना डेफिनेशन सुपर कंडक्टर का, लेकिन जैक बोर्ड वाले आपको याद रखना है। सुपर कंडक्टर किसको बोलते हैं, वैसा सब्सटेंस जिससे बेपनाह करंट पास करता है। कंडक्टर किसको बोलते हैं, जिससे करंट पास करे, और जिसको बेहद, बहुत ज़्यादा, वेरी मच, इनफाइनाइट, इतना ज़्यादा कंडक्टिविटी हो, मतलब बहुत ज़्यादा करंट अगर पास हो रहा है, उसी सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर बोलते हैं। तो हमको पता है कि रेजिस्टेंस, ऐसे लिखो, हमको पता है कि कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 1/रो होता है। ठीक है, और अगर कंडक्टेंस इन्फिनिटी है, मतलब रेजिस्टेंस को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि 1/0 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ऐसे भी बोल सको, वैसा सब्सटेंस जिसका रेजिस्टेंस 0 हो, या कंडक्टिविटी की जगह कंडक्टेंस लिख दो, जिसका कंडक्टेंस, यहाँ काट लो, कंडक्टिविटी की जगह कंडक्टेंस लिख लो, है ना। दो सब्सटेंसेज हुज रेजिस्टेंस इज 0, या तो रेजिस्टेंस 0 होगा या कंडक्टेंस इनफाइनाइट होगा, क्योंकि हमें पता है कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/R होता है, और R 0 है तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़, दे आर बेसिकली सेम। सुपर कंडक्टर सर बना कैसे सकते हैं, कंडक्टर तो हमने देखा है कि एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये सब कंडक्टर है। सुपर कंडक्टर कैसे बना सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, बहुत सारे मेटल्स को मिला करके, अच्छे अच्छे मेटल जो बेस्ट कंडक्टर है उनको मिला करके एलॉय बनाना पड़ेगा, और वो एलॉय मतलब सारे मेटल को मिलाइए और उसको बहुत कम टेम्परेचर पे रखिए। कितना, 0 से लेकर के 15 केल्विन। सर इसका देखो केल्विन, तो 0 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ़ जम जाता है, -273 डिग्री सेल्सियस, उसमें 15 घटा दो तो कितना हो जाएगा, -258 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर तुम गर्म मतलब इतना कम टेम्परेचर में, ठंड में रखोगे, तब तुम्हारा सुपर कंडक्टर बनेगा। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर किसको बोलते हैं, वैसा सब्सटेंस जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है या कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होता है। कैसे बनाते हैं, एलॉय से बनाते हैं, मतलब बहुत सारे मेटल को मिला देते हैं, और कितना टेम्परेचर पे, वेरी लो टेम्परेचर, कितना से कितना, 0 से लेकर के 15 केल्विन तक, है ना। नेक्स्ट है जी सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला आपको देखो, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ, है ना। डेरिवेशन, थोड़ा सा डेरिवेशन नहीं है, छोटा सा है। सेल कांस्टेंट के हम लोग निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो, हम लोगों को पता है कि R इज इक्वल टू रो L/A होता है। R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L/A। हमको ये भी पता है कि L/A को ही हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं, G स्टार। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखे, R इज इक्वल टू रो इंटू G स्टार। हाँ सर,
तो अगर हमको जी स्टार निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, आर बटा रो हो जाएगा। हाँ सर, आर बटा रो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि जी स्टार का जो फॉर्मूला होता है वो आर बटा रो होता है। अच्छा सर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 बटा रो, 1 बटा रो, 1 बटा रो का मतलब क्या हुआ, 1 बटा रो मतलब रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल को हम लोग क्या बोलते थे, कंडक्टिविटी बोलते थे। क्या बोलते थे, कंडक्टिविटी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी स्टार इज इक्वल टू आर इंटू 1 बटा रो के जगह क्या लिख दे, बताओ, कप्पा, है ना। 1 बटा आर जी होता था कंडक्टेंस और 1 बटा रो कप्पा होता था। तो जी स्टार इज इक्वल टू आर इंटू कप्पा होता है। यहीं से बहुत सारा फॉर्मूला बनता है ना। एक फॉर्मूला ये भी बनता है, देखो अपन को पता है, क्या पता है कि जी स्टार, ऐसे लिखो, आर इज इक्वल टू रो एल बटा ए होता है। हाँ होता है। एल बटा ए को जी स्टार बोलते हैं, हाँ बोलते हैं। तो आर इज इक्वल टू रो इंटू जी स्टार हुआ। हाँ हुआ सर, एक ही चीज़ क्यों बता रहे, कुछ नहीं, देखो अब अलग कर रहे हैं हम। रो को नहीं रखना, आर को नहीं रखना चाहते हम, कंडक्टेंस को रखना चाहते हैं। तो क्या कर सकते हैं, देखो आर की जगह 1 बटा जी लिख सकते हैं। हाँ, आर के बटा जी 1 बटा जी लिख सकते हैं, या जी की जगह 1 बटा आर लिख सकते हैं। ठीक है, रो इंटू जी स्टार। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से क्या हो गया, अगर मेरे को जी स्टार निकालना है, जी स्टार निकालना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के नीचे कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 बटा जी इंटू रो। लेकिन देखो ये सारे फॉर्मूला ना तुम लोग के काम के हैं नहीं, तुम लोग का काम का वही एक फॉर्मूला है जो एग्ज़ाम में आता है और जो तुम लोग को बुक में भी पढ़ना है। हायर ज़्यादा मत पढ़ो, इधर उधर बोर्ड्स पे ध्यान दो। तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट वही है कि अपन को पता है ना कि जी इज इक्वल टू, जी स्टार इज इक्वल टू एल बटा ए होता है। ये एक फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला ये पता होना चाहिए कि आर इज इक्वल टू रो एल बटा ए होता है। हाँ, एल बटा ए के जगह अपन जी स्टार पुट कर देंगे तो आर इज इक्वल टू रो इंटू जी स्टार हो जाएगा। तो जी स्टार अगर निकालेंगे तो आर बटा रो हो जाएगा, और कुछ नहीं तो 1 है। 1 बटा रो को क्या बोलते हैं अपन, 1 बटा रो को अपन बोलते हैं कप्पा। तो जी स्टार का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर इंटू कप्पा। बस ये दो फॉर्मूला याद रखो, है ना, कहीं दीवार में लिख के चिपका लो। जी स्टार इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर बटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या जी स्टार इज इक्वल टू रेजिस्टेंस गुना कंडक्टिविटी, है ना। नेक्स्ट आते हैं अपन ये तो अपन लेक्चर नंबर 1 में भी पढ़ चुके थे, फिर एक बार रिवाइज कर देते हैं क्योंकि अब यही चीज़ शुरू हो रहा है ना। ये चीज़ हम शुरू में इसलिए बता दिए थे ताकि अभी आप लोगों को दिक्कत ना आए। लेक्चर 1 में भी बता दिया गया था कि मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, क्योंकि अभी अपन पढ़ क्या रहे, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मतलब ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है ना, इसमें हम लोग ना ठोस पदार्थ मतलब मेटल का ज़्यादा कंडक्टेंस नहीं देखते, इस पर देखते तरल पदार्थ से कितना करंट पास कर रहा, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन से, मतलब इलेक्ट्रोलाइट से। तो मेटालिक कंडक्शन, ठीक है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, ये वर्ड याद रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के कारण होता है ना, तो कभी कभी इसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन भी बोल सकता है ना। जैसे जैक बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, बोल रखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो मेटालिक कंडक्शन किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन किसके कारण होता है, आयंस के मूवमेंट के कारण होता है। हमने लेक्चर 1 में ही बता दिया कि मेटालिक कंडक्शन में कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है, इसमें केमिकल चेंज होता है। इसमें कोई भी मैटर का चेंज मतलब मास चेंज नहीं होता, इसमें मास का चेंजिंग आता है। मेटालिक कंडक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से घट जाता है, हमने एग्जाम्पल भी समझाया था। अच्छा ऐसा क्यों होता है, चलो और एक एग्जाम्पल, मान लो रेजिस्टेंस है, तो हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उसका कंडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि कंडक्शन रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है। या ऐसे भी समझ लो कि जब भी हम लोग कभी मोबाइल चार्ज कर रहे हैं या चार्जर चार्ज कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अगर गर्म हो गया ना तो वो चार्ज करना बंद कर देता है या स्लो कर देता है। क्यों, क्योंकि उससे ज़्यादा करंट पास नहीं करता। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर किसी भी चीज़ का हाई हो गया, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस गर्म हो रहा है तो उससे करंट पास करना कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के लिए। सीबीएसई में बहुत बार 13 बार पूछा गया। ये क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटालिक कंडक्शन, मतलब जो मेटल है उससे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो वो उसका कंडक्शन, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करना, उसका कंडक्टिविटी किस किस चीज़ पर निर्भर करता है ना। तो जाहिर सी बात है नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है, मेटल कैसा ले रहे हैं। बढ़िया मेटल ले रहे हैं मतलब कंडक्टर अगर ले रहे हैं तो ज़्यादा करंट पास करेगा, और कम कर रहे हैं तो कम।
और मेटालिक है तो इलेक्ट्रॉन पे तो डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता ही है ना। तो आपको याद रखना है कि मेटालिक कंडक्शन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का मेटल लिया है, उसमें कितना लोन इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और टेम्परेचर। हम लोगों को पता है कि मेटालिक कंडक्शन में टेम्परेचर के इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाता है। क्या? कंडक्शन या कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। देखो ये टेम्परेचर इसमें भी होगा, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जगह इलेक्ट्रॉन नहीं होता, आयंस होता है ना, आयोनिक इलेक्ट्रोलाइटिक में, तो आयंस लिख देना। और यहाँ मेटल मत लिखना क्योंकि मेटल तो लेते नहीं है, हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो 3 चीज़ तो सेम ही चीज़ आ जाएगा, नेचर ऑफ मेटल के जगह नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जगह यहाँ तुम साइज ऑफ आयन लिखा हुआ है तो वो भी लिख लेना, यहाँ पर लिख लेना नंबर ऑफ आयन्स एंड साइज ऑफ आयन्स, दोनों चीज़। कितना आयन है और आयन्स का साइज कितना, बड़ा बड़ा साइज का होगा तो उसका स्पीड कम होगा, स्पीड कम होगा तो ज़्यादा लेस करंट पास करेगा, है ना, क्योंकि स्पीड अगर कम है आयन्स का तो जल्दी जल्दी पास नहीं कर रहा तो उसका करंट कम फ्लो होगा, है ना। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है साइज एंड नंबर। और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब किस प्रकार का चीज़ पे उसको हम डुबाए हैं, क्योंकि अगर हम मान लो किसी भी चीज़ पे पता है तुम लोग को पानी में डुबाते तो वो जल्दी किसी भी चीज़ को आयोनाइज या तोड़ देता है ना, तो सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, गाढ़ापन, गाढ़ापन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ तो तुमको यही चीज़ अपन पढ़ेंगे कोहलराश लॉ में या मोलर कंडक्टिविटी में। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, देखो मान लो ना अपन जिंक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड को अपन जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन में डिप कर दिया, डुबा दिया, तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो ये जो सॉल्यूशन है वो एकदम पतला हो, या तो ये कंडीशन जो है या सॉरी ये जो कंसंट्रेशन है ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, मतलब कंसंट्रेटेड हो। तो 2 कंडीशन हो सकता है, एक हो सकता है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट हो और एक हो सकता है कि सॉल्यूशन पूरी तरीके से कंसंट्रेटेड हो, मतलब गाढ़ा हो, गाढ़ा और पतला, ठीक है। तो जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा, तो उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी कम पास करता है। क्यों इलेक्ट्रिसिटी कम पास करता है, तुम समझो ना कि कोई भी चीज़, अगर कोई भी तरल पदार्थ बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो उसके अंदर जो चीज़ डला हुआ है क्या वो अच्छी तरीके से मूव कर पाएगा, नहीं मूव कर पाएगा। कैसे एग्जाम्पल लो, देखो मान लो ना कि तुम्हारे पास पानी है, पानी, ठीक है, पानी में तुम डाल दियो कोई ड्राई फ्रूट, मतलब किशमिश उसमें कुछ डाल दियो, किशमिश या किशमिश रेजिन्स को कहते हैं ना, और एक में तुम्हारे पास मधु है, हनी, उसमें तुम किशमिश डाल दिए, तो यहाँ पर पानी जो है वो पतला होता है, डाइल्यूट टाइप में होता है, तो उसमें किशमिश जल्दी जल्दी फ्लो करेगा ना, लेकिन इसमें चिपचिपा होता है हनी, और ये कंसनट्रेटेड होता है, गाढ़ा ज़्यादा होता है, तो उसमें जो भी मटेरियल डालेंगे वो जल्दी फ्लो नहीं करेगा, जल्दी फ्लो नहीं करेगा तो करंट कम पास करेगा। तो ऐसे याद रखो कि किसी भी चीज़ का अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी कम होगा, ठीक है। टेम्परेचर इसका जस्ट उल्टा होता है, इसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होता है, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होता है ना। तो मोटे तौर पर आपको क्या याद रखना है, देखो कि मेटालिक कंडक्शन किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, 3 पर ही, और ये 2 5 पर। 3 तो इसका सेम, नेचर ऑफ मेटल के जगह नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जगह नंबर ऑफ आयंस एंड साइज, टेम्परेचर, यहाँ भी टेम्परेचर, 2 चीज़ क्या ऐड होगा, कंसंट्रेशन और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, है ना। नेक्स्ट आते हैं मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सपोज दैट आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना। इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, वैसा लिक्विड जिससे करंट पास करता है उसको अपन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो कोई आयोनिक सॉल्यूशन है, उससे कितना करंट पास करेगा अगर उसको बैटरी पे जोड़ देंगे इस तरीके से, तो चलो देखते हैं मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन में। वी नो दैट, अच्छा आयोनिक है, और एक अपन क्लास 11th में ही पढ़ चुके हैं या क्लास 12th का शुरू में, मेटालिक सॉल्यूशन। मेटालिक सॉल्यूशन में अगर तुमको अननोन रेजिस्टेंस निकालना होता है, आप लोग देखे होगे क्लास 12th में पढ़े होगे, व्हिटस्टोन ब्रिज का नाम सुने होगे, व्हिटस्टोन ब्रिज, करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर फिजिक्स में। व्हिटस्टोन ब्रिज क्या होता है,
व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा apparatus है जिसके द्वारा अगर 4 रेजिस्टेंस में से 3 रेजिस्टेंस पता है हमको, चौथा रेजिस्टेंस निकालना अननोन रेजिस्टेंस, तो उसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज से निकाल देते हैं। तो अगर मेटल का रेजिस्टेंस पता चल गया तो उसका कंडक्टेंस भी पता चल जाएगा, हाँ 1 कर देंगे। कंडक्टेंस पता चल गया तो कंडक्टिविटी भी पता चल जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो किसी भी चीज़ का मतलब हमको रेजिस्टेंस पता करना होता है। तो मेटल के तो आसानी है, मेटल के लिए क्या किया जाता है, अपन रेजिस्टेंस पता करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। आयोनिक के लिए कुछ है क्या सर? हाँ, आयोनिक के लिए है कंडक्टिविटी सेल, वही चीज़ लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। वी नो दैट वी कैन डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल, मेटल का अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज से डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस पता है तो उसका रेसिप्रोकल लेकर के अपन उसका कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं। तो आयनिक सॉल्यूशन के लिए क्या यूज होता है? आयनिक सॉल्यूशन के लिए कंडक्टिविटी सेल होता है ना। मतलब अरे व्हीटस्टोन ब्रिज देखा होगा यार तुम लोग, इस तरीके से होता है, 4 रेजिस्टेंस रहता है, एक ऐसा कुछ ऐसे करके, है ना, 4 अलग अलग प्रकार का रहता है व्हीटस्टोन ब्रिज, देखा होगा यार, 4 अजीब इस तरीके से बना रहता है। यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस रहता है, यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस, यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस, यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस, इस तरीके से करंट पास करता है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज क्लास 12 में फिजिक्स में पढ़ा ही होगा। तो मेटल का अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज होता है। लेकिन अगर आयनिक सॉल्यूशन का निकालना है रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस या फलना ढकना कुछ भी, तो कौन सा चीज़ यूज होता है? कंडक्टिविटी सेल। सर ये कंडक्टिविटी सेल क्या होता है? अरे पूरी तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरह ही होता है, हाइड्रोजन SHE की तरह। हम लोगों ने SHE ही पढ़ा था ना, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरह ही होता है। तो कंडक्टिविटी सेल बनाते कैसे? देखो पहला टास्क, आप लोग गूगल में जा करके जैसे ही लेक्चर खत्म होगा देखोगे इमेज ऑफ कंडक्टिविटी सेल। मैं यार गलती से जल्दी बनाने में इसका इमेज नहीं डाल पाया PPT में, कोई नहीं, आप लोग देख लेना गूगल से, इमेज ऑफ कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल का इमेज कैसा होता है? C का देखे हो ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, उसी तरीके से इसका भी होता है। इसमें क्या होता है? सेम चीज़ है। इसमें क्या होता है? 2 प्लेटिनम फाइनली ब्लैक डिवाइडेड मेटालिक प्लेटिनम डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड। सर क्या बोल रही है बाबू? कोई इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, हाँ। 2 इलेक्ट्रोड रहेगा, हाँ सर। दोनों इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का होगा, हाँ सर, PT का, PT मतलब प्लेटिनम। और दोनों पे परत किसका चढ़ा हुआ रहेगा? प्लेटिनम का ही, ब्लैक प्लेटिनम का ही। बस इसी को अपन क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी सेल कहते हैं, ठीक है। ये तुमको रेड से बना देते ये तुम्हारा एक जो इलेक्ट्रोड है, ये 2 इलेक्ट्रोड, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको L बोलते हैं, लेंथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जाहिर सी बात है ये जो है इलेक्ट्रोड है ना, रड है, तो रड का कुछ ना कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, सर्कल की तरफ से कुछ ना कुछ मोटाई होगा, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A मानते हैं। तो कंडक्टिविटी सेल का क्रॉस सेक्शन एरिया को A से डिनोट किया जाता है, और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, सेपरेशन डिस्टेंस, उसको L से डिनोट करते हैं, है ना। और हम लोग जानते हैं कि R इज टू रो L बटा A होता है। R इज टू क्या होता है? रो L बटा A। L पता है क्वेश्चन में, A भी पता है, रो तो कांस्टेंट होता है, तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे? रेजिस्टेंस निकाल देंगे। अब रेजिस्टेंस निकल गया, आयनिक सॉल्यूशन का दुनिया का कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, फलना ढकना, है ना। नेक्स्ट चीज़, सी द नेक्स्ट पेज फॉर डेरिवेशन। ये यहाँ पर मैं आपको सेल कांस्टेंट का डेरिवेशन करवाने वाला था, ठीक है। तो सेल कांस्टेंट तो अपन पहले ही बता दिए, क्या होता है? R इज इक्वल टू रो L बटा A होता है, हाँ सर। L बटा A को अपन क्या बोलते हैं? बोलो, G स्टार बोलते हैं सर, G स्टार, सुपर स्टार, है ना। और ये R बटा रो इज इक्वल टू G स्टार होता है, हाँ सर। 1 बटा रो को क्या बोलते हैं सर? कप्पा बोलते हैं। तो G स्टार का वैल्यू क्या होता है सर? R इंटू कप्पा, ठीक है। वही डेरिवेशन करवाने वाले थे, पहले ही करवा चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि है हमारे इस चैप्टर का पहला किडनी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक अगर नहीं समझ में आया है तो सारा पीछे वाला चीज़, मतलब इसी लेक्चर का, इसी वीडियो लेक्चर का सारा पीछे वाला चीज़ फिर से देख डालो, क्योंकि वो बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ये समझने के लिए, ये टॉपिक समझने के लिए, ना। पॉज करो वीडियो को, फटाक से अभी तक जितना देखे हो, जो भी 20 मिनट 30 मिनट का या 15 मिनट का वीडियो हुआ, उसको देख डालो, फिर से सारा चीज़ लिख डालो अपने रफ में, समझ जाओ। अब आ जाओ फिर मोलर कंडक्टिविटी पढ़ने, क्योंकि पहला किडनी है इस चैप्टर का, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग आते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, पहला किडनी को देखते हुए। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? देखो, कंडक्टिविटी का मतलब कितना करंट पास करा। मोलर का मतलब जो भी घोल है, अगर उसका गाढ़ापन 1 मोलर है, उस समय उससे कितना करंट पास करेगा। फिर से सर, एक घोल है, हाँ सर, उसमें एक सॉल्यूशन है, हाँ सर,
और इसका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर है। हाँ सर, इस पे जब बैटरी जोड़ दिए तो इससे कितना करंट पास करेगा, मतलब ये कितना बिजली बना पाएगा, इसी को बोलते हैं इसका मोलर कंडक्टिविटी। बड़ा आसान है सर, झूठ मूठ का फहुआ बना रहे थे। हाँ आसान तो है। क्या है? द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, या इलेक्ट्रोलाइट नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक कर लो, है ना। द कंडक्टिविटी ऑफ, या इलेक्ट्रोलाइट दोनों चलेगा। द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन व्हेन इट्स कंसंट्रेशन इज 1 मोलर। जब भी किसी भी तरल पदार्थ का कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी 1 मोलरिटी होता है, उस समय उससे जितना करंट पास करता है उसका मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। हाँ सर, बड़ा आसान है। द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन व्हेन कंसंट्रेशन इज 1 मोलर। अच्छा, तो जब कंसंट्रेशन 2 मोलर रहेगा तो उसको क्या मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे? नहीं, अरे यूनिटरी मेथड समझो ना, एक का दाम है ना, एक कलम का इतना दाम, तो वैसे ही समझो 1 मोलर कंसंट्रेशन पे जितना करंट पास करेगा वही उसका मोलर कंडक्टिविटी हो जाता है। ठीक है। डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा एम, और यहाँ पर नॉट भी लगाते हैं। अच्छा जी, लैम्डा नॉट एम क्यों लगा दिया सर? लैम्डा का मतलब कंडक्टिविटी, एम का मतलब मोलर, नॉट का मतलब बता रहा है स्टैंडर्ड कंडीशन है, कंसंट्रेशन 1 मोलर है। याद करो, आप लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल पढ़े थे? हाँ सर पढ़े थे। उसमें क्या लिखा हुआ था कि कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर रहा तो उस समय जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है उसको इनोट बोलते हैं, स्टैंडर्ड। तो ये भी स्टैंडर्ड वाला होता है ना, लेकिन डिनोट कैसे करेंगे? लैम्डा एम नॉट। इसको क्या बोलते हैं अपन? मोलर कंडक्टिविटी, है ना। अच्छा, अभी तुम लोग ना इसको सिर्फ लैम्डा एम से डिनोट करो, ठीक है। जब हम वर्ड यूज करेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तब तुम लोग लैम्डा नॉट एम यूज करना। अभी तुम लोग बस इतना जानो, लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। सर कुछ फॉर्मूला होता है क्या? हाँ जी, फॉर्मूला होता है। लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होता है? कंडक्टिविटी है ना रे, कंडक्टिविटी। हाँ, कंडक्टिविटी कप्पा कितने पर सर? 1 मोलर पर। तो मोलर माने कंसंट्रेशन है, हाँ मतलब कंसंट्रेशन, तो कप्पा बटा सी, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? 1000 कहाँ से आ गया, क्यों टपक गया? बाबू लोग अभी तुम लोग ध्यान मत दो, चलो बता ही देते हैं। बाबू सेंटीमीटर पे लेते हैं आप लोग जनरली डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस किस पे लेते हैं? सेंटीमीटर पे। सर ऐसा क्यों? देखो, ये एक कंडक्टर था, ये एक इलेक्ट्रोड था, ये एक इलेक्ट्रोड था, दोनों के बीच में डिस्टेंस। अरे अगर कोई बैटरी है यार तो उसमें कभी भी 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रह सकता है क्या? नहीं। 100 सेंटीमीटर को फील करो, बहुत ज़्यादा होता है। 1 मीटर का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग जो देख रहे हो ना, 15 सेंटीमीटर का स्केल देखे हो? हाँ, तो देखो 15 सेंटीमीटर का जो स्केल होता है, जो नॉर्मल अपन घींचते हैं, उससे ज़्यादा डिस्टेंस तो रहता है नहीं। तो अगर मीटर पे लिखेंगे तो नहीं, फिजिबल ही नहीं होगा। जनरली स्मॉल डिस्टेंस होता है, इसलिए सेंटीमीटर पे लिखते हैं। तो कैलकुलेशन करके कुछ ऐसा आता है मीटर को सेंटीमीटर बनाने में और मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर बनाने में कि 1000 से गुना करना पड़ता है। तो आपको याद रख लेना बस फॉर्मूला, दिमाग मत लगाओ, है ना। ग्रेजुएशन करोगे ना जब केमिस्ट्री ऑनर से, तब दिमाग लगाना खूब, ऐसा ही क्यों हो रहा है। फॉर्मूला हम खुद डिराइव करेंगे, नया फॉर्मूला बनाएंगे, रिसर्च करेंगे, थेसिस लिखेंगे, है ना, तब करना। अभी बस समझो, कप्पा इज लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बटा सी होता है। सर ऐसा यूनिट भी बता दो लगे हाथ। ठीक है जी। कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता था? कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट होता था ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। 1000 का कुछ ऐसा यूनिट नहीं होता है। और ये सी माने कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर। हाँ सर, मोल पर लीटर। सॉल्व करो, सबको ऊपर भेज दो तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, है ना, और लीटर ऊपर आ जाएगा, हाँ, बटा मोल। तो बड़ा आसान है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। लीटर को लीटर में मत लिखो यार, लीटर को तुम लोग लीटर में मत लिखो। लीटर मतलब वॉल्यूम होता है, मीटर क्यूब लिख दो। सर नहीं समझ में आया, देखो स्टेप वाइज बताते हैं। लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 बटा सी। कप्पा का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। 1000 का कुछ नहीं होता है। सी का मतलब क्या होता है? मोल पर लीटर, मतलब बटा लीटर मतलब गुना ऊपर में चल जाएगा। लीटर को अपन क्या लिख सकते हैं? लीटर को अपन लिख सकते हैं मीटर क्यूब, क्योंकि लीटर मतलब वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होता है। और मोल को ऊपर ले जाओ तो क्या बन जाएगा? मोल का पावर -1। तो ये लैम्डा इनवर्स हो गया। हाँ सर, मीटर का पावर 3, मीटर का पावर -1, मीटर का पावर 2 इंटू मोल इनवर्स, यही इसका ऐसा यूनिट हो गया। क्लियर है? हाँ सर। लेकिन ये तो ऐसा यूनिट हुआ, ऐसा ही। जनरल यूनिट इसका क्या होता है? ओम इनवर्स। बस तुम जहाँ मीटर है वहाँ सेंटीमीटर लिख दो। ओम इनवर्स
सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसका जनरल यूनिट होता है ना। कभी जनरल यूनिट नहीं पूछेगा, लेकिन किताब में तुम्हारा दिया हुआ इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल रिगार्डिंग इट। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। क्या है इसमें, क्लास 10 का भी कंसेप्ट है, क्लास 12 का भी कंसेप्ट है, कुछ कंसेप्ट नहीं है सर, हवा बना रहे हैं। देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर, कभी भी मोल पर लीटर पे आ जाए मतलब ये कंसंट्रेशन है, सी है, सी पता चल गया। डायमीटर 1 सेंटीमीटर बाबू, डायमीटर रॉड का डायमीटर दिया हो रहा था, डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस पता है क्योंकि रॉड का जो ये होता है ये सर्कुलर होता है ना, तो एरिया निकल जाएगा, मतलब तुमको यहाँ से एरिया पता चल गया, एरिया ठीक है। लेंथ भी दे रखा है, ठीक है, एल भी दे रखा है, और रेजिस्टेंस भी दे रखा 5.55 इंटू 10 का पावर 3 ओम, मतलब ओम दे रखा है, ठीक है। तो कैलकुलेट क्या करना, रेजिस्टिविटी मतलब आपको रेजिस्टिविटी का मतलब रो, कंडक्टिविटी मतलब कप्पा, मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा एम, ठीक है। तो देखो बनाने का तरीका क्या होता है, अप्रोच क्या होना चाहिए स्टूडेंट का, निकालना क्या है, रेजिस्टिविटी मतलब रो निकालना। रो के लिए क्या होना चाहिए, रो के लिए फॉर्मूला होता था RA/L, ठीक है। कंडक्टिविटी निकालना मतलब लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/C। हाँ सॉरी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी नहीं, कंडक्टिविटी सिर्फ निकाला है ना। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/ρ होता है, यही पढ़ा है ना। अरे इसी को तो रेजिस्टिविटी कहते हैं, रेजिस्टिविटी का उल्टा 1/ρ कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम ये होता है कप्पा इंटू 1000/C। मतलब सबसे पहले अपन ये निकालेंगे रेजिस्टिविटी, तो आर पता ही है, एरिया देखो आर पता है, हाँ रेडियस पर रेजिस्टेंस ये पूरा 5.55 इंटू 10 का पावर 3 ओम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, हाँ एरिया डायमीटर पता है तो πr² लगा के निकाल देंगे। लेंथ पता है, हाँ सर लेंथ 50 सेंटीमीटर पता है, ये निकल गया। सेकंड स्टेप में कप्पा निकल जाएगा, 1/ρ कर देंगे, हाँ सर कप्पा पता चल गया तो यहाँ पुट कर देंगे कप्पा, और सी तो पहले ही दे रखा है तो कप्पा इंटू 1000/C लैम्डा में आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है गिवन लिखना सबसे पहले, और पहला गिवन से भी सबसे पहले क्या निकालना ये कहीं रफ में लिख लो, रेजिस्टिविटी निकालना मतलब रो निकालना, और उसका फॉर्मूला लिख लो RA/L। कंडक्टिविटी निकालना कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ। मोलर कंडक्टिविटी निकालना लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/C, है ना ये। अब तुम देखो कि हमको रो निकालने के लिए क्या चाहिए, RA/L गिवन में है, हाँ हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा तभी तो सॉल्व करने बोलेगा। तो गिवन में क्या क्या है लिखो, गिवन में सबसे पहले 0.05 मोल पर लीटर मतलब C मिल गया, C है ना, C इज इक्वल टू 0.05 मोल पर लीटर, ठीक है। डायमीटर मतलब रेडियस हो गया 0.5 सेंटीमीटर। बच्चे कभी भी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए फुरफुराना मत, फुदकना मत, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर में ही लेते हैं। रीज़न बताए थे ना क्यों लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बहुत छोटा होता है ना। कभी भी आपको एग्जामिनर नहीं बोलेगा, या कभी भी आपको NCERT भी नहीं बोलेगा, या कभी भी आपको पूरा बुक भी नहीं बोलेगा कि मीटर में लिखो, क्यों, हमेशा आंसर सेंटीमीटर में ही दिया हुआ रहेगा, देख लेना आंसर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को 0.5 सेंटीमीटर, सॉरी रेडियस को 0.5 सेंटीमीटर लिखो, हाँ। लेंथ 50 सेंटीमीटर है तो लिख दो 50 सेंटीमीटर, ठीक है सर। रेजिस्टेंस R 5.5, अरे अच्छे से 5.55 इंटू 10 का पावर 3 ओम है, ठीक है सर। ये हो गया सारा गिवन। पहले रेजिस्टिविटी निकालते हैं, तो हम लोग को पता है ना कि रो इज इक्वल टू क्या होता है, RA/L होता है। R पता है, ये पुट कर दो, A पता है, R रेडियस से πr² करके निकाल दो, 3.14 पाई यूज करना है। L पता है 50 पुट कर दो, कैलकुलेटर यूज करना, या जोड़ घटाव आता है तो जोड़ घटाव कर लेना, ठीक है। रो निकल जाएगा। रो निकालने के बाद कप्पा निकालना, तो कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ कर देना, उल्टा आ जाएगा आंसर, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी के लिए लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा तो पता ही है अभी निकाले, इंटू 1000 कर देना, और कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 0.005, है ना। तो इस तरीके से सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा यूनिट लिखना मत भूलना, लैम्डा एम है तो उसका ऐसा यूनिट लिख देना, रेजिस्टिविटी है तो उसका ऐसा यूनिट लिख देना ओम, और ओम मीटर, कंडक्टिविटी का ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और इसका तो बताए थे ना क्या आता था, इसका आता था ओम इनवर्स मीटर का स्क्वायर और मोल इन्वर्स, है ना, मीटर का स्क्वायर और मोल इन्वर्स। तो मीटर मत लिखना, सेंटीमीटर में लिखना, क्योंकि वैल्यू सेंटीमीटर में दिया हुआ। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। आई होप सारा क्लियर हो गया।
अच्छा, ये जो न्यूमेरिकल है माई बाप, इसको माई बाप क्वेश्चन बोलता है ना, पापा क्वेश्चन, इसका अपन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन हम तुम लोगों को भेज देंगे व्हाट्सअप में, ठीक है। सॉल्व करना और देखना किस तरीके से प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और किस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास।